नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बजट 2021 से सबकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। आम आदमी की उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं, नौकरी पेशा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टैक्स के मोर्चे पर उनको बहुत ज्यादा राहत मिले। तो इस बार बजट 2021 में जो ऐलान हो सकते हैं, मतलब जो संभावित ऐलान है, उसके पहले की कुछ उम्मीदों को हम अपने अलग अलग शोज के जरिए मनी गुरु में आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आज जो दो खास मेहमान हैं जो कि बजट की अपनी उम्मीदों को सबके सामने पेश करेंगे, उनका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ आज है अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही राकेश नांगिया हैं हमारे साथ, चेयरमैन नांगिया एंडरसन इंडिया। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। तो क्या खास आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस बजट 2021 के खास शो में। सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे बजट से सीनियर सिटीजन की क्या हैं उम्मीदें, एन्युटी इनकम पर क्या मिलेगी टैक्स राहत, वर्क फ्रॉम होम के खर्चों पर टैक्स राहत की क्या उम्मीद लगाएं, साथ ही कारोबारियों की इस बजट से क्या है उम्मीदें। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि बजट से हमेशा से हर किसी की ढेरों उम्मीदें तो होती ही हैं, लेकिन हम अपने अलग अलग शो में अलग अलग वर्गों की उम्मीदों के जरिए एक्सपेक्टेशन सबके सामने रखेंगे और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो हम तक ये राय पहुंचाता है। सबसे पहले जब हम बजट विश लिस्ट की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स का नाम काफ़ी ज़्यादा उभर कर आता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को हमने देखा है हर बजट में कुछ ना कुछ खास ज़रूर मिलता है। लेकिन क्या इस बार बजट में कुछ खास की उम्मीद करें और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीनियर सिटीजन्स की बजट से, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट में हर बार तो कुछ ना कुछ होता ही है खास, लेकिन आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा देने की जरूरत है बजट 2021 में? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी कंट्री में तकरीबन 5 करोड़ जो टैक्स देने वाले हैं, उनमें से तकरीबन 1 करोड़ के करीब सीनियर सिटीजन हैं और उनकी बहुत ज्यादा आजकल परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका जो गुजारा होता है वो 70-80% इंटरेस्ट इनकम पे होता है। वो या तो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट रख के या कोई एन्युटी लेके LIC से, या इसके अलावा कोई पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अपना निवेश करके उससे जो ब्याज आता है उससे अपना गुजारा करते हैं। और ब्याज की दरें लगातार कम होती जा रही हैं। अगर हम देखें तो बैंकों की FD जो पहले 8% होती थी, अब 5.5% पर आ गई है। जो PPF में पहले 8-8.5% ब्याज मिलता था, अब वो 7% पे आ गया है PPF में। और जो सीनियर सिटीजन स्कीम में पहले 8.5-9% ब्याज मिलता था, वो घट के अब सिर्फ 7.4% रह गया है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जैसी स्कीमें सरकार ने लागू करी हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत वहां से ब्याज मिलता है वो भी 100% आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। उसके चलते जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो, और जो ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर सिटीजन्स हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी जो हाथ में रकम बचती है वो लगातार कम होती जा रही है, इसके चलते कि इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। तो उनको एक ये बहुत उम्मीद है और वो बहुत रिक्वेस्ट उनकी आती है कि उनको टैक्स पे राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम हो गए हैं। और दूसरी चीज यह है कि देखिए, जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। अभी भी अगर किसी की इनकम 6 लाख है या 7 लाख है साल की, जो कि आजकल के जमाने में कुछ भी नहीं है, अगर किसी को 70,000 रुपए की पेंशन आती है, साल में 8 लाख रुपए की, उसके भी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो 2.5 लाख रुपए से या 3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो उसको भी बढ़ाने की एक उम्मीद है। और सीनियर सिटीजन से बार बार कहते आ रहे हैं कि जो ब्याज की दरें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, और जो कम दरें हैं उसके बावजूद भी टैक्स जो है वो पूरा का पूरा है। तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ छूट मिलनी चाहिए, या तो जो एन्युटी उनको मिलती है, जो पेंशन मिलती है उनको डिफरेंट स्कीमों से, वो टैक्स फ्री बनाया जाए उसको, या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट उनके लिए बढ़ाए जाए। नहीं तो सीनियर सिटीजन्स का जैसे जैसे कोरोना के चलते और उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो भी बढ़ गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, तो उनको सब तरफ से उनको जो है स्क्वीज होते जा रहे हैं वो, और उनके हाथ जो है वो तंग होते जा रहे हैं और अपने बजट को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एक उनकी उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है कि उनकी मदद करें हम, और ये सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है।
तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और रियायतों का ऐलान किया जाए, ऐसी उम्मीदें बजट 2021 से लगाई जा रही है। राकेश जी, ओवरऑल जब हम बात करते हैं बजट से, क्या हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? पर्सनल टैक्स में जो बदलाव है उसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों की उत्सुकता रहती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि बजट 2021 में राकेश जी हमने जरूर देखा कि एक दूसरा भी टैक्स जो रेजिम है वो सरकार ने सामने रखा था, लेकिन उसमें कोई डिडक्शन नहीं दी गई। तो इस बार टैक्स स्लैब को लेकर या पर्सनल टैक्स को लेकर आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? मैं इससे पहले ये जवाब देने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। सिंस 2014 से हमारा जो बेसिक ये था, बेसिक एग्जेम्पशन थी, लास्ट ट्वीकिंग हुई थी 2 से 2.5 लाख 2014 में हुई थी। जो हाउस प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट की डिडक्शन है ये भी 2014 में हुई थी 1.5 लाख से 2 लाख तक। मेडिकल इंश्योरेंस 15 से 25,000 में ले गए थे 2015 में, और एटीसी की 1.5 लाख की जो थी 2014 में ये लिमिट वो हुई थी फिक्स। तो इन लास्ट 6 ईयर्स ये कोई भी एग्जेम्पशन ज्यादा चेंज नहीं है, एक्सेप्ट बहुत छोटी मोटी ट्वीकिंग हुई नहीं है। तो इट बिकम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 2-6 साल में इतना इन्फ्लेशन और इतने एक्सपेंसेस और एवरीथिंग की डिमांड होती है, इनकम सब चाहते हैं कि इनकम बढ़े, तो पहले तो ये 6 साल में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एक तो इस सब चीज को गवर्नमेंट को कुछ चीजों में, वेदर एटीसी हो चाहे इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी हो, इसको बड़े आराम से इसमें सोचना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि ऐसे इनको राहत मिली जाए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपने कहा कि वो एक सेक्शन 115 BAC है बेसिकली, जो गवर्नमेंट ने 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के इनकम वालों को कहा था कि अगर ये इस इनकम में रहते हैं और कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो उनको 20 और 30% इस्लाम में एक एग्जेम्पशन मिलेगी, लोअर रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ना क्या इस रेट को लोगों ने अवेल किया? मेरे हिसाब से आप नेचर ह्यूमन देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल जो टैक्स पे कर रहा है उसका कोई ना कोई एग्जेम्पशन, कोई ना कोई PF की डिडक्शन हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, मेडिकल, सब चीज वो लेता है। आपने मना कर दिया कि वो इसको ना ले, उसको वो ले या ना ले, उसको ये खर्चे तो हर एक साल करने ही करने हैं। तो आई एम फोर्स एंड कंपेल्ड टू यूज दिस बेसिकली हायर रेट ऑफ डिडक्शन। मैं उसको फोको नहीं कर सकता, मुझे इंश्योरेंस पे करनी है, मुझे PPF पे करना ही करना है किसी भी हालत में। तो मेरे लिए तो ये न्यू स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, मेरे हिसाब से इट इज अ नॉन स्टार्टर। बहुत लोग इसमें जो चाहते भी होंगे कि मैं टैक्स रेट का बेनिफिट उठाऊं, वो नहीं उठा पाएंगे बिकॉज उनके पास ये कैश आउटफ्लो होगा ही होगा। तो एक चीज ये फैक्चुअल है कि दिस विल बी अ नॉन स्टार्टर, एक चीज है। और जहां तक बात आई कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल को राहत कहां मिलेगी, एक चीज वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। 5 करोड़ 78 लाख SSC है जो रिटर्न भरते हैं पर्सनल इनकम टैक्स में। आप सरप्राइज करोगे 3.29 करोड़ पीपल फॉल करते 2 से 2.5 लाख से 5 लाख में, जो कि बिल्कुल टैक्स नहीं पे करते। अगर गवर्नमेंट इसका ट्वीक करती, मेरे पास 1.5-2 करोड़ आदमी है केवल जो टैक्स पे कर रहे हैं इंडिविजुअल के। गवर्नमेंट के पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसको देने के, और स्पेशली जब वो कहेगी कि लास्ट ईयर मैंने पार्टली दी है, तो एनी एग्जामिनेशन, एनी डिडक्शन गवर्नमेंट देगी, इसका बहुत ज्यादा चांस है, लो इनकम होने के चांसेस है इस साल कोविड की वजह से। क्या गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है और देने की एग्जामिनेशन? जबकि लास्ट ईयर उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स को काफी रीराइट किया है। उसको बेनिफिट मिले ना मिले वो दूसरा क्वेश्चन, मेरे सबसे बेनिफिट नहीं। तो मेरे सबसे फ्लेक्सिबिलिटी विद द गवर्नमेंट विद ओनली 2 करोड़ पीपल पेइंग पर्सनल इनकम टैक्स, जो टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है देने की। केवल कहीं की होगी जो मैंने आपको बोला, इंश्योरेंस को बेनिफिट देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इस समय हेल्थ इंश्योरेंस की नीड ऑफ द आवर है, इस लिमिट को गवर्नमेंट को जरूर बढ़ानी चाहिए बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है। इंटरेस्ट को उन्होंने 45 लाख से हाउसेज के लिए किया, 1 साल के लिए दिया, वो उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अगर ना दे, कम से कम वो तो हमें डेफिनेटिव दे कि जो 45 लाख के हाउसेज है उनका इंटरेस्ट इनकम की जो लिमिट स्पेशल एक ब्रैकेट दिया था उसको जो एक्सटेंड करना चाहिए, बिकॉज वो 31 मार्च 2021 में खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लास्ट चीज, वर्क फ्रॉम होम के लिए गवर्नमेंट सब डे गवर्नमेंट लोगों ने एम्प्लॉयज ने कुछ गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया है। आई थिंक वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविजन निकालना चाहिए कि देश वो इफेक्टिव क्लास लेनी चाहिए, बिकॉज लोगों का खर्चा हुआ है। तो जो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउंसेस मिले हैं, दैट शुड बी कंसीडर्ड रीजनबली एज एग्जेम्प्टेड इन सम फॉर्म और अदर।
कोई डिडक्शन नहीं बिल्कुल। चाहिए। इनफैक्ट सही बोला आपने, क्योंकि इस बार सरकार के सामने चैलेंजेस भी काफी हैं, क्योंकि जो हमने 2020 में पैंडेमिक देखा, चैलेंजेस देखे, वो बढ़ते हुए आगे इस बार बजट में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट तो होंगे, लेकिन अब सरकार को डबल एफर्ट करना है उस मुसीबत से टैक्स पेयर या फिर आम लोगों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा राहत की उम्मीद है। ऐसे में अनिल जी, यही उम्मीद लगानी चाहिए कि कोई कम से कम कोई नया टैक्स या सरचार्ज तो न लगे, क्योंकि हर बजट में हम देखते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक सरचार्ज के रूप में सेस लगाकर या फिर किसी ना किसी तरीके से टैक्स लगाकर कोई एक एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। लेकिन इस बार आपको लगता है कि ये टोटली जो सरकार है वो टोटली इसको नजरअंदाज कर सकती है? देखिए, मैं रांगी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने जो बोला कि छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं और ये जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उसमें कोई रद्दोबदल हुआ ही नहीं है, चाहे वो एटीसी है, एटीटी है, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है। आपने जो बात करी कि एडिशनल ऑलरेडी कुछ मीडिया में आ रहा है कि क्योंकि हम लोग कोरोना से अभी निकल रहे हैं, अभी उभर रहे हैं, तो शायद कोई कोरोना सेस लग जाए। तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो ये तो एक डबल मार हो जाएगी। जैसे होता है कि गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। तो और हमारी तो बल्कि सलाह ये रहेगी कि सारे सीनियर सिटीजन को जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको सेस और सरचार्ज लगना ही नहीं चाहिए। ये छोटी सी तो कम से कम एक भेंट दे सकती है हमारी सरकार सीनियर सिटीजन को कि कम से कम उनको इनकम टैक्स तो जो लगता है वो लगे, लेकिन उसके ऊपर जो सेस लगता है 4% और जो सरचार्ज लगता है कम से कम वो तो उनको उससे छूट मिलनी चाहिए। और अगर कोई नया टैक्स लगा देती है सरकार और वो सीनियर सिटीजन पे भी लग जाता है तो वो तो फिर एक ही हो जाएगा कि मतलब कुएं से निकले और खाई में गिरे वाली बात हो जाएगी कि और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी जो सीनियर सिटीजन मैंने पहले बताया, क्योंकि ब्याज की दरें गिर गई हैं स्वाति जी। बैंक में एफडी कराने जाएं आप 5.5% सिर्फ ब्याज मिलता है और इन्फ्लेशन शेप। तो बताइए सीनियर सिटीजन बेचारे कहाँ जाएं जो कि सिर्फ ब्याज के पर अपना घर चलाते हैं। बिल्कुल। राकेश जी यहाँ पर शायद कुछ कहना चाह रहे, बताइए राकेश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैं पहले 2-3 चीज बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट मस्ट नॉट कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाए, जो थोड़ी थी हम सबने, कोई न्यू टैक्स ना लगे, कोई सरचार्ज नहीं लगाना चाहिए। इस समय यू आर गोइंग थ्रू अ फेज, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टाइट रूप में चल रही है इस समय। उसको फिस्कल बैलेंस भी करना है, उसको टैक्स भी रेज करना है, डेवलपमेंट में पैसे भी खर्च करने हैं। बट क्या इस समय की इकोनॉमी कोई टैक्सेस फेस कर सकती है, बेयर अप कर सकती है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस समय किसी फॉर्म का सेस नहीं लगना चाहिए, किसी फॉर्म का इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स जो हमने लास्ट ईयर लगा दिया था, इसको कोई ट्रीट नहीं करना चाहिए, कोई रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए, और कोई एनी रेट स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्सेस पिछले साल पूरा अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को हिला दिया है, पूरा चेंज कर दिया है, कोई स्कोप नहीं है। तो इन माय ओपिनियन देयर विल बी बेटर अनदर वे, वी कॉल इट नॉन फिस्कल वे ऑफ रेजिंग मनी rather than tax to be the way। ये मेरा कहना है। टैक्स रेट के बाद बिल्कुल स्कोप नहीं है। तो एक बहुत मतलब बजट अच्छा तभी माना जाएगा जब आम आदमी को राहत देते हुए, न सिर्फ आम आदमी बल्कि कॉर्पोरेट्स की भी हम चर्चा करेंगे डेफिनेटली, कोई कम से कम कोई एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ या सरचार्ज के रूप में कोई एक एक्स्ट्रा बर्डन जो आम आदमी पर नहीं हो, तो वो बजट एक अच्छा बजट माना जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़े चैलेंजेस से हम सब भी गुजर कर आए हैं। लेकिन सरकार ये कैसे करेगी, ये देखना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कैपिटल गेन्स की थोड़ी चर्चा जरूर की है राकेश जी ने, लेकिन उस पर कुछ और डिटेल में हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए हमारी गुरु। बजट आएगा तो क्या टैक्स घटेगा, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ आज है अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल, और साथ ही हमारे साथ हैं राकेश नागिया, चेयरमैन नागिया एंडरसन इंडिया। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में डेफिनेटली घूम रहा है वो है कैपिटल गेन को लेकर। अनिल जी, आपकी क्या राय है कैपिटल गेन को लेकर? पिछले साल भी कुछ उम्मीदें जरूर थी, लेकिन इस बार क्या उम्मीद लगाएं? कैपिटल गेन टैक्स में कुछ सरकार राहत देगी? देखिए, 2 पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जहां तक बात है कैपिटल गेन ऑन इक्विटी की, अब देखिए इक्विटी मार्केट में पीछे काफी उथल पुथल रही। मार्च के महीने में एकदम से उसमें क्रैश आया, फिर धीरे धीरे लोगों का वापस उस पर
विश्वास आया, फिर अभी मार्केट चढ़ी, तो हम बड़ी मुश्किल से जो है अपने कंट्री के सिटीजन्स को, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन बोलते हैं कि कुछ परसेंटेज आप अपनी जमा पूंजी का लगाएं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए, ताकि आपका कुछ ग्रोथ हो सके, कुछ इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लेकिन वहां पर भी 2018 में सरकार ने उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया कि अगर आप 1 साल के बाद इक्विटी बेचते हैं तो 10% टैक्स लग जाएगा। तो वो उसके पहले 10-15 साल तक वो कंप्लीटली टैक्स फ्री था, तो आई थिंक उसके लगाने की जरूरत नहीं थी। और अब 2 साल हो गए हैं, सरकार को उससे कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ है। अगर वो निकालने की कितनी कलेक्शन हुई है इस कैपिटल गेन टैक्स के जरिए, जो उन्होंने 10% का लगाया था नया 2018 में, पिछले 2 सालों में, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कोई खास इसमें कलेक्शन नहीं हुआ है। और ये अच्छा रहेगा अगर वो उसको हटा के वापस से जीरो कर दें, जैसे कि पहले चलता जा रहा था, ताकि सीनियर सिटीजन भी और जूनियर सिटीजन भी सभी इक्विटी मार्केट्स का लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके फायदा उठा सकें। तो डेफिनेटली जो इक्विटी मार्केट्स पे 10% का टैक्स है वो पहले की तरह टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि मैंने बात करूंगा यहाँ पे एक स्कीम की, एनपीएस की, जो नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए हमने, सरकार ने, पीएफआरडीए ने बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने वो रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में ज्वाइन करके और पेंशन के जरिए अपना जीवन को गुजारा करें। लेकिन वो जो एनपीएस की जो पेंशन है वो भी अभी कंप्लीटली टैक्सेबल है, तो वहां पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमने देखा है पीएफआरडीए के चेयरमैन सर ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिक्वेस्ट किया है थ्रू मीडिया कि जो एनपीएस की पेंशन है जो मिलती उन लोगों को है जो 60 या 65 से ऊपर के लोग हैं, वो भी टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उसका दर सिर्फ 5.5% है। अब लगाइए कि 5.5% अगर पेंशन मिल रही है जमा, उस पर भी आगे टैक्स लग रहा है 30%। तो ये एक मतलब ये एक ऐसी है कि जिसको डेफिनेटली सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको अनाउंस करना चाहिए कि वो जो एनपीएस की पेंशन मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, क्योंकि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो इतनी लंबे समय तक जिस किसी ने भी किया है, टैक्स देकर जो बाकी सैलरी बची है उसी में से किया है। तो ये डबल टैक्सेशन हो जाता है कि ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हो 15-20 साल तक, और जो पैसे जोड़े आपने उससे जो आपको थोड़ी बहुत पेंशन मिल रही है उस पर फिर दोबारा आप टैक्स दे रहे हो। तो ये 2 एक्सपेक्टेशन है, कैपिटल गेन को वापस से जीरो किया जाए, लॉन्ग टर्म इक्विटी का जो इक्विटी का है, और एनपीएस की जो पेंशन है उसको कर मुक्त की अनाउंसमेंट की जाए। ओके, तो ये 2 मांगे जो कि अनिल जी कह रहे हैं कि इसको पूरा किया जाना चाहिए आने वाले बजट में। एनआरआईज को लेकर सवाल आ रहे हैं हमारे पास बहुत, राकेश जी, कि एनआरआईज को भी राहत देने की तैयारी सरकार को बजट 2021 में करनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करें? कोई ऐसी टैक्स एग्जेम्पशन एनआरआई के बिल्कुल नहीं आएगी। हमें कोई सेपरेट क्लास नहीं है कि एनआरआई टैक्स नहीं पे करेंगे, तो बिल्कुल नहीं आएगी। केवल एक ही चीज हो सकती है, जो एनआरआई इंडिया आए थे और उसकी वजह से वो रेसिडेंट बन गए बिकॉज कि उन्होंने 120 दिन से ज्यादा रहे थे और उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, उस स्टेज को गवर्नमेंट ने ये पिछले साल भी किया था थोड़े टाइम के लिए। इस साल भी ये प्रोविजन लाना चाहिए कि कोई भी एनआरआई अगर इंडिया में कोविड की वजह से रह पाया और जा नहीं पाया और उसके जो 120 से 180 दिन हो गए जिसको कोई फ्लाइट नहीं मिली और उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई, उस केसेस को देखते हुए उस गवर्नमेंट को रिलीफ देनी चाहिए, बिकॉज वो मजबूरी में रहा है। कोई फ्लाइट नहीं थी, कोई रीजन नहीं, कोई बिजनेस रीजन नहीं था कि वो इंडिया में रहना चाहता था। तो लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने इसको किया था, जब मार्च में कोविड आया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोविड की वजह से होगा तो उसको रिलीफ मिलेगी। तो ये पूरा साल खत्म हो रहा है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन की, ऐसे नहीं तो एनआरआई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाएंगे जो कि इंडिया से जा नहीं पाए। ऐसे एनआरआई को कोई भी किसी भी शेप की एग्जेम्पशन कोई भी नहीं मिलेगी, ना ही गवर्नमेंट के रोड मैप पे है फॉरवर्ड करने का कोई टैक्सेस। और व्हाई शुड गवर्नमेंट गिव एनी एग्जेम्पशन टू एफ्लुएंट सो जनरली ब्लीडिंग एफ्लुएंट क्लास को क्यों देना चाहिए? नहीं, चांसेस बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्ट जो मैंने कहा ये तो एनआरआईज की जी राकेश जी। इनफैक्ट एक और मैं स्कीम का जिक्र छेड़ना चाहती हूँ। अनिल जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस पर राय दें। वो ये है कि पिछले बार भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट थी ईएलएसएस की तर्ज पर ही डीएलएसएस स्कीम की, मतलब डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम। आपको लगता है इस बार कुछ ऐलान किए जा सकते हैं डीएलएसएस स्कीम को लेकर, और डीएलएसएस स्कीम क्या है? देखिए, जो ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसके जरिए काफी लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश की शुरुआत करी करीब 15-20 साल पहले, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए की 80C की लिमिट के अंदर आती है।
और इसके चलते बहुत लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश करना सीखा, वहां से अपनी कुछ कैपिटल भी क्रिएट करी, कुछ अपनी कैपिटल को ग्रो भी करा, और उससे सरकार को भी फायदा हुआ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, ओवरऑल इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, और जो निवेशक है उनको भी फायदा हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसी की तर्ज पे ही अब एक उम्मीद की जा रही है कि डेट लिंक सेविंग स्कीम को भी प्रमोट किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो रिस्क अवर्स हैं, जो अभी जोखिम नहीं ले सकते हैं अपने पैसे से, वो सिर्फ डेट में ही निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 70 साल की है या 65 की है या 80 की है, और या अगर 55 की भी है लेकिन वो जोखिम लेने की क्षमता उनमें कमी है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, और वो सेफ स्कीमों में ही निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं जो कि डेट फंड्स में होते हैं, तो वहां पे भी निवेश करके अगर हम उसको भी सेक्शन 80C के अंदर लेकर आए और 80C की लिमिट को भी बढ़ाएं, जैसे कि राकेश जी ने भी कहा कि 80C की जो लिमिट है 1,50,000 की, उसको भी फिक्स हुए कम से कम शायद 6-7 साल हो चुके हैं, तो उसकी भी उम्मीद है कर रहे हैं लोग कि उसको बढ़ाएं, और साथ में ही ELSS के साथ साथ DLSS को भी उसमें इंक्लूड करें, ताकि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने जमा की हुई पूंजी से, तो वो सेफ स्कीमों में भी इन्वेस्ट करके टैक्स को थोड़ा बचाएं। तो ये एक उम्मीद है जो हम आशा करते हैं कि शायद सरकार इस दफा पूरी करे। बिल्कुल। अब थोड़ा फोकस हम इंडस्ट्री पर शिफ्ट करते हैं। ये तो हमें मालूम ही है राकेश जी कि जॉब क्रिएशन पहले से भी एक बड़ा चैलेंज है ही, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पर खासतौर पर 2020 में बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी इंडस्ट्री को जॉब क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से भी, और ओवरऑल इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? पहले 2-3 चीजें गवर्नमेंट को जो टच करनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री एक्सट्रीम लेवल तक इफेक्ट रही और अभी तक इफेक्ट चल रही है, इतना ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, और जहां पर इंडस्ट्री जो बड़ी हाई लेवल तक एम्प्लॉयमेंट देती थी। मैं इसको क्लासिकल 2 इंडस्ट्री को लेकर कह रहा हूँ, एक वाइड स्पैन है, वन इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे कम से कम में हॉस्पिटल्स, कन्वेंशन, एयर ट्रेवल, एयरलाइंस, कन्वेंशन, उसी की नेसेसिटी, लेजर टूरिज्म, उसी के लेजर शॉपिंग उसकी जो होती थी टूरिज्म की, दिस इज अ सेक्टर व्हिच इज सिवियरली अफेक्टेड। गवर्नमेंट को और ये सेक्टर कम से कम मोर देन, आई थिंक इफ द फिगर इज करेक्ट, मोर देन अराउंड 10 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट देता है। इफ यू ओवरऑल इकोसिस्टम आप देखेंगे 10 करोड़ पीपल गेट एम्प्लॉयड बाय दिस। और ये सेक्टर को कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दी, आपने इनको जेनरिक रिलीफ दी, जो सब इंडस्ट्री को मिली थी वो इस इंडस्ट्री को मिलेगी। बाकी सेक्टर धीरे धीरे बाउंस कर रहे हैं, और यही एक ऐसा सेक्टर है अभी तक बाउंस बैक नहीं कर रहा, और आगे भी 3-4-6 महीने के लिए इस चैलेंजिंग और धीरे धीरे उठेगा। तो पहली चीज तो गवर्नमेंट को इसको ये टच करना चाहिए। जी राकेश जी। सेकंड चीज गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, रिटेल की डिमांड हैज नॉट पिक्ड अप इन ट्रू सेंस। अभी कंपल्सिव रिटेल हो रही है, एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू कि रिटेल को कैसे बूस्ट दिया जाए। वो बूस्ट आएगा बाय पुटिंग मोर मनी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को मनी पंपिंग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, और ऐसे जो जो मेथड से इकोनॉमी में कैश आएगा ही रिटेल बाउंस बैक करेगा। थर्ड, एक बिजनेसेस को ना एक रिलीफ है सेक्टर 18JJA, जैसे उनको थोड़ी सी रिलीफ हमें मिलती है। आपकी सैलरी 25,000 तक है, 30,000 तक आपको एक वो रिलीफ मिलती है। बिल्कुल। इसमें एक बहुत गैप है। पहले तो वो लिमिट आज कितने सेक्टर है जबकि इनकम बहुत कम है, ये इनकम को 50,000 तक ले जानी चाहिए। इट इज वेरी लेस दिस लिमिट, तो गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज दिस लिमिट फ्रॉम 25,000 to 50,000। सेकंड, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं है जी, तो जे में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो कि एक इंसेंटिव है मुझे एम्प्लॉय करने के लिए उन लोगों का, और बिजनेस उसको डिडक्शन देती है। तो वो कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत सारी डिमांड्स हैं इंडस्ट्री की। आपने डेफिनेटली काफी राइटली पॉइंट आउट किया राकेश जी कि एक तो डिमांड भी क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, और काफी ऐसी सेक्टर्स है इंडस्ट्री में जिनको बहुत जबरदस्त बूस्ट की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा सफर हुए थे पिछले साल पैंडेमिक की वजह से। तो एक कुल मिलाकर आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक की जो उम्मीदें हैं बजट से वो बहुत ज्यादा है, और टैक्स के मोर्चे पर खासतौर पर एक एडिशनल बोझ न आए, ये सबसे ज्यादा डिमांड हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी उठकर सामने आ रही है। फिलहाल आज के इस स्पेशल शो में शामिल होने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप मनी गुरु बजट 2021 स्पेशल में शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।